स्टूडेंट्स, गुड नाइट। सभी खुश हैं? ओके, आइए हम लोग बात करते हैं आगे। चल रहा था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर्स अराउंड अस, और इसमें हम लोग ये बात पहले से ही कह रहे हैं, आज भी रिपीट करते हैं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अध्ययन करना है। पदार्थों का भौतिक गुण, भौतिक लक्षण, उसका भौतिक संघटन के बारे में पूरे चैप्टर में। और हम लोग पढ़ते पढ़ते सीखते समझते आज पहुंच गए हैं इवेपोरेशन के बारे में कुछ खास बात करने के लिए। इवेपोरेशन is defined as the physical process in which a liquid matter, means a matter in liquid state, is changed into gaseous state at the constant temperature. That temperature is known as boiling point of the liquid, and using heat is called latent heat. Latent heat, that is used to change the state of liquid in gaseous state, that is latent heat. तो इन सारी बातों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। इवेपोरेशन के बारे में थोड़ी खास चर्चा हुई आपके सिलेबस में, बिकॉज इवेपोरेशन इज द काउज ऑफ कूलिंग। कूलिंग का काउज है इवेपोरेशन। शीतलता आती है, ठंडापन आता है। कब आता है? जब हीट एब्जॉर्ब होता है, जब उष्मा वहां से चली जाती है, वहां नहीं रहती। जहां उष्मा रहती है वहां तो हॉटनेस होता है, उष्णता होती है, तापमान ज्यादा होता है, गर्मी होती है वहां। लेकिन जहां से उष्मा निकल कर चली जाए, उष्मा का अब्सेंस हो जाएगा, तो फिर वहां पर शीतलता आएगी, ठंडापन आएगा। और इवेपोरेशन को उसका काउज बताया जा रहा है। वाष्पीकरण शीतलता का कारण है, ठंडापन का कारण है वाष्पीकरण। जब गर्मियों के दिन में कोई पसीने से तरबतर होता है और पसीना उसका सूखने लगता है, मीन्स इवेपोरेट हो रहा है, पसीना सूख रहा है, मीन्स वाष्पित हो रहा है, तो उस समय उसको ठंडा लगता है, उसमें ठंडा महसूस होता है। सबको होता है, प्रैक्टिकली आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। जब कमरे के फर्श को धोते हैं और जब वो सूखता है, वो गीला हो जाता फर्श, और जब सूख गया, फिर सूख गया मीन्स वहां का पानी कहाँ चला गया? वाष्पित हो गया, इवेपोरेट हो गया। तब उस समय ठंडापन आ जाता है। उस फर्श को छू के देखिए, ठंडा लगेगा, फर्श ठंडा हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे फेनोमेनाज। गर्मियों के दिन में कूलर ठंडी हवा देता है। कूलर के सामने जाके देखिए आप, सारे प्रैक्टिकली हैं। तो कूलर के सामने देखेंगे तो ठंडी हवा, पंखा वैसा नहीं करता। गर्मियों में पंखा चलाते हैं तो वो ठंडी हवा नहीं निकलती, केवल पंखा क्या करता है,
कि उसके पलड़े जो होते हैं, उसके पंखे जो होते हैं, वो हवा से टकराता है, हवा के कण से टकराता है, हवा में थोड़ी गति आ जाती है, वहां की हवा में गति आ जाती है, और दो पलड़ों के बीच जो स्पेस होता है, वहां की हवा में प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण हवा की गति और ज्यादा हो जाती है। तो हमको ऐसा महसूस होने लगता है कि हवा जोर से चलने लगी है, हमारे शरीर से तेजी से आके हवा टकराने लगती है। मीन्स हवा की गति तेज हो जाती है, लेकिन वो हवा ठंडी नहीं रहती, केवल उसकी गति तेज हो जाती है। लेकिन कूलर के सामने आप जाएंगे, पंखा तो वहां चलता ही है, हवा तो तेज गति से आकर टकराती ही है, लेकिन वो आकर टकराने वाली हवा ठंडी भी होती है। इवेपोरेशन की वजह से वो हवा ठंडी होती है। ये सवाल आपकी किताब में लिखा हुआ है कि गर्मियों के दिन में कूलर ठंडी हवा देता है, क्यों? वहां सीमित शब्दों में केवल फैक्ट आंसर लिखना उसका। वैसे तो क्यों का जवाब एक शब्द में दे तो इवेपोरेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण गर्मियों के दिन में घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। प्रैक्टिकली आप देख लो, गर्मी के दिन में घड़े का पानी ठंडा, लोग गर्मी में बिल्कुल तबाह तबाह हो जाते हैं। भीषण गर्मी पड़ती है तो चरम पर होती है, ग्रीष्म ऋतु से हाहाकार मच जाता है। गर्मियों के दिन में उफ और यह करते हैं लोग, छाया ढूंढते चलते हैं, घर में भी कमरे में भी आराम से नहीं रह पाते, आफत हो जाती है। जहां इतनी आफत मची है लोगों के बीच, इतनी आफत मची रहती है ग्रीष्म ऋतु में लोगों के बीच, वहां घड़ा, पानी से भरा हुआ वो घड़ा आराम से ठंडे वातावरण में रहता है, उसके चारों तरफ शीतलता रहती है, ठंडा बिल्कुल, और उसका पानी भी ठंडा रहता है। पता है क्यों? वाष्पीकरण के कारण, ड्यू टू इवेपोरेशन। ये भी सवाल प्रिंट है आपकी किताब में कि गर्मियों के दिन में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है। इसकी भी समुचित व्याख्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। ये सब हम लोगों का टॉपिक है, अपकमिंग टॉपिक है, वन बाय वन बात करेंगे। वाष्पीकरण मीन्स द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया। इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, उसके रेट को, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, उसको प्रभावित करते हैं। कितनी देर में कपड़ा सूख जाएगा, आधा घंटा में या 1 घंटा लग जाएगा या दिन भर। चाय कितनी जल्दी ठंडी हो जाएगी, कमरे का फर्श कितना जल्दी सूख जाएगा। वाष्पीकरण जो होता है
उसका रेट क्या है, फास्ट होना, स्लो होना, उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, कुछ है जो वाष्पीकरण की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन इन सब बातों को जानने के पहले कल हम एक बात उठाए थे और लगभग बोलते बोलते बोल भी दिए थे कि क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। What are differences between boiling and evaporation? इन दोनों में डिफरेंस की बात को लेकर तो डिफरेंस मैंने कहा था कि बॉइलिंग जो होता है वो द्रव की सतह के निचले हिस्से से होता है, द्रव की निचली सतह से। लेकिन वाष्पीकरण जो होता है वो द्रव की ऊपरी सतह पर होता है। ये भी मैंने कहा था कि क्वथन के लिए किसी बर्तन का होना जरूरी है, किसी बर्तन में द्रव को रखेंगे तो तब क्वथन होगा, बट इवेपोरेशन के लिए किसी भी बर्तन की आवश्यकता नहीं है। ये भी मैंने कहा था कि क्वथन मीन्स बॉइलिंग एक निश्चित ताप पर होता है, लेकिन इवेपोरेशन के लिए कोई निश्चित ताप नहीं। बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 7-8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, उसमें भी कपड़े सूखते हैं ना, उसमें भी नहाते हैं तो शरीर सूखता है ना, कमरा धोते हैं तो फर्श सूखता है ना। तो उस कड़ाके की ठंड में भी हमेशा ऑलवेज इवेपोरेशन के लिए कोई कांस्टेंट टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बॉइलिंग के लिए है। बॉइलिंग के लिए जो ऊष्मा यूज होती है, कंज्यूम होती है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा ही होती है वो। आइए चलिए जुड़ जाइए सब फिर से। जितना आप अलर्ट रहेंगे उतने ही समझेंगे। वैसे 8वीं से 9वीं में अभी अभी आए हैं आप, 8वीं की मेंटलिटी पूरी तरह आपकी गई नहीं है। 9वीं की मेंटलिटी को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर भी बहुत सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों को तो खूब फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल कान में तेल डालकर सोए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा उन लोगों को, अपना वक्त जाया कर रहे हैं। रोना पड़ेगा एक दिन, पछताना पड़ेगा एक दिन, तय है। क्योंकि चीखने चिल्लाने और सर पटकने से कुछ दूसरा होने नहीं लगता, हमेशा होता वही है जो नियम कहता है। सबको ध्यान देना चाहिए, संवेदनशील होकर पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्या बात कर रहे थे हम लोग? बात कर रहे थे इवेपोरेशन के बारे में
और बॉइलिंग के बारे में दोनों में डिफरेंस कर रहे थे क्या। चलिए, बॉइलिंग में अलग से ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कोई फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, कोई सोर्स ऑफ हीट चाहिए, कोई भट्ठी चाहिए, चूल्हा चाहिए, वहां से हीट मिलेगा तब बॉइलिंग होगा। लेकिन वाष्पीकरण के लिए ऐसी आवश्यकता नहीं होती। वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता। एक पॉइंट और, अभी अभी जो मैंने कहा कि बॉइलिंग इज द नॉट ए काउज ऑफ कूलिंग। बॉइलिंग कूलिंग का काउज नहीं है, लेकिन इवेपोरेशन कूलिंग का काउज है। वाष्पीकरण से शीतलता आती है, क्वथन से शीतलता नहीं आती है। इन सब बातों को आप अंतर में इन्वॉल्व करेंगे पॉइंट बनाकर, क्वथन और वाष्पन में, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस करेंगे। थोड़ी सी बात हम गुप्त ऊष्मा की भी कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो चुका है कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो तापमान में बिना परिवर्तन किए, तापमान में बिना वृद्धि किए, केवल पदार्थ की अवस्था बदलने में खर्च होती है। लेटेंट हीट defined as the heat which use to change the state of matter without increasing temperature। कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ता है। अब देख लो, पानी को गर्म करो, एक्सपेरिमेंट कर लो थोड़ा। एक्सपेरिमेंट, किसी बर्तन में पानी ले लो, थर्मामीटर लगा दो स्टैंड से, वो नीचे पानी के कांटेक्ट में हो थर्मामीटर, स्टैंड के थ्रू उसको सेट करो, नीचे चूल्हा जलाओ, पानी गर्म होने लगा। 2 मिनट बाद देखा, 5 मिनट बाद देखा, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान। थर्मामीटर का रीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। छू के भी देखेंगे तो लगेगा गर्म है। आप कितना छू के देखेंगे, थोड़ा और थोड़ा और, फिर तो उंगली जलने लगेगी ना। ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगा। लेकिन थर्मामीटर तो मेजर करेगा हीट को, हीट की क्वांटिटी को मेजर करता है थ्रू टेम्परेचर। चूल्हा जो जला रहे हैं उससे ऊष्मा जो निकल रही है, वो ऊष्मा निकल कर उस पानी में ही जमा हो रही है, उस पानी में ही जाकर स्टोर हो रही है। और जहां ऊष्मा स्टोर होगी वहां तो उष्णता होगी ना। तो वो ऊष्मा, गैस जला रहे हैं या लकड़ी कोयला जो भी जला रहे हैं, फ्यूल है, हीट प्रोड्यूस करना उसका कैरेक्टर है थ्रू कंबसन। तो वो ऊष्मा निकलकर उस पानी में ही जा रही है, वहीं स्टोर हो रही है। और कितनी ऊष्मा स्टोर हुई ये टेम्परेचर के थ्रू हम देख रहे हैं थर्मामीटर का रीडिंग। चलो 5 मिनट बाद हो गया फिर 60 डिग्री सेल्सियस। फिर चल रहा है एक्सपेरिमेंट,
चूल्हा जल रहा है, उष्मा निकल रही है, पानी में जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, रीडिंग नोट कर रहे हैं 80 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर बाद 90 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पानी की सतह, ऊपरी सतह जो है, उस सतह से भाप, वेपर बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर ही रह रहा है। सबसे पहले तो आप देखेंगे पानी गर्म करते समय बर्तन की अंदर की सतह पर छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें, नन्ही नन्ही बूंद की तरह कुछ बर्तन की अंदर की सतह में दिखाई देती हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो बूंद अपनी जगह छोड़कर ऊपर उठने लगती हैं। बच्चों, पूरी तरह से जुड़ जाओ। हम यहाँ कोई भी आपको यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिना किसी खास एक्टिविटी के, बिल्कुल चुपचाप आप यहाँ से जुड़े रहो, समझने की कोशिश करो। हर वे में अपने आप को एग्जामिन करो, अपने आप को की जांच करो कि हम किस वे में, किस परिस्थिति में अपने दिमाग को कितना यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जुड़ जाओ। हम बिल्कुल शांति से धीरे धीरे बात कर रहे हैं, कोई अगबकाहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो नन्ही नन्ही बूंदें अपनी जगह को छोड़कर ऊपर उठने लगती हैं। वही नन्ही बूंद जो ऊपर उठने लगती है वो गैस है। गैस बनना, जिसमें नन्ही बूंद बनी ना बर्तन के अंदर की दीवार पर, बर्तन के अंदर की सतह पर पानी गर्म करते समय, समझो वही गैस बन रही है। यानी जल का कोई कण, जल का कुछ कण अब द्रव में नहीं, अब गैसियस स्टेट में बदल गया, जो नन्ही बूंद के रूप में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो नन्ही बूंद अपनी जगह को छोड़कर ऊपर उठा, उसे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो गैस ऊपर उठ रही है, वेपर, लेकिन पानी की ऊपरी सतह से बाहर नहीं निकल रही है। क्यों पता है? निकल नहीं पा रही है। क्यों निकल नहीं पा रही है पता है? क्योंकि अंदर जो वो गैस है ना बन रही है वेपर के रूप में, उन नन्ही नन्ही बूंदों में, उन नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में उसका दाब, उसकी क्वांटिटी जो अंदर है, वेपर की क्वांटिटी, उससे जो उसका प्रेशर अराइज हो रहा है वो ऊपर जल की सतह के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, कमजोर है, इसलिए नहीं निकल पा रही है। और जिस दिन मतलब जिस समय वो अंदर का ताप, गैस, भाप का दाब, प्रेशर ऊपर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा ना, उसमें वो भाप पानी की सतह से ऊपर निकलने लगेगा हवा में, एटमॉस्फेयर में। अभी कमजोर है, थोड़ी क्वांटिटी कम है ना, इसीलिए उसी एक सर्टेन वॉल्यूम में धीरे धीरे वो गैस तो, भाप तो बनती जा रही है, अंदर अधिकता उसकी होती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो एक निश्चित वॉल्यूम में क्वांटिटी बढ़ती है तो कहते हैं कंप्रेशन कहते हैं। संपीड़ित होती जा रही है, और संपीड़ित अवस्था में उस गैस का ताकत, अंदाजा है उसकी ताकत का, प्रेशर कुकर से वो गैस निकलती है तो उसमें उसकी ताकत को देख सकते हैं। वेपर में ताकत होती है, स्टीम से कितनी बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्सर्जन होता है। भाप इंजन बना था पहले, चलिए वो दूसरी चर्चा हो जाएगी। भाप में कितनी ताकत होती है ये कभी बाद में बात करेंगे।
तो वो अंदर क्वांटिटी बढ़ते जा रही, लेकिन ऊपर नहीं निकल रही है। हम बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हो गया 80, हो गया 90, हो गया 95, 97, 98, 99 डिग्री सेल्सियस। अब क्या देखते हैं कि 99 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसी समय वो भाप अंदर का पानी की सतह से ऊपर निकलने लगा। 99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी के अंदर की भाप की क्वांटिटी इतनी हो गई, उसका प्रेशर इतना हो गया, उसकी ताकत उतनी हो गई कि अब बाहरी पानी की सतह के बाहर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गई उसकी ताकत। और उसमें टेम्परेचर था 99 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ज्यादा हो गई अंदर के गैस की ताकत, भाप की ताकत, वैसे ही वो पानी की सतह से बाहर हवा में, वायुमंडल में वो गैस निकलने लगी। और जैसे ही निकलने लगी उसमें टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। 99 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा। बच्चों, सबसे पहले इस टेम्परेचर को, इस रीडिंग को नोट करेंगे और इसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी टेम्परेचर पर क्वथन शुरू हुआ, बॉइलिंग स्टार्ट हुआ, वो गैस बाहर निकलना शुरू की। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 99 डिग्री सेल्सियस नोट करेंगे। स्टार्ट हो गया। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन चूल्हा जल ही रहा है, उष्मा निकल रही है, फिर निकलते जा रही, कंटिन्यू है, सारा सब कुछ कंटिन्यू है। 5 मिनट हो गया। 5 मिनट में कितनी गैस जल गई? एलपीजी ईंधन या कोयला, लकड़ी, जो भी, कितनी उष्मा निकली उसकी, उतना देर बॉयल होते रहा वाटर, भाप निकलता रहा, लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा 99 डिग्री सेल्सियस। और उष्मा जो अब निकल रही, इतने देर तक उष्मा जो निकली वो कहाँ है, वो क्या कर रही है? तो वही गुप्त उष्मा, पता ही नहीं, वो छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई पता है? वो भाप के साथ डायरेक्ट निकलते जा रही है। भाप के साथ डायरेक्ट निकलते जा रही है। उष्मा चूल्हा जलने से निकल रही है, वो पानी में जा रही है। पानी में भाप के साथ साथ वो पानी की सतह से बाहर निकलकर हवा में, भाप के साथ साथ हवा में जा रही है। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, चूंकि उष्मा अब स्टोर नहीं हो रही है। उस पानी में उष्मा ठहर नहीं रही है, भाप के साथ छुप के निकलती जा रही है। वही गुप्त उष्मा है जो ताप में वृद्धि नहीं करती, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, अवस्था बदलने में उपभुक्त हो रही है, अवस्था बदलने में खर्च हो रही है, वही गुप्त उष्मा है। इसलिए गुप्त उष्मा को डिफाइन किया गया कि ताप में बिना वृद्धि किए अवस्था परिवर्तन कराने में खर्च होने वाली उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। हमने केवल एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर जल को लेकर। बर्फ भी पिघलता है तो उसी तरह कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है, जब लिक्विड बनता है तो एक निश्चित टाइम तक टेम्परेचर बढ़ते जाता है, पहले टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और जब वो पिघलना शुरू होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। और उष्मा जो अब खर्च हो रही है उसको पिघलाने में, ठोस से द्रव बनाने में खर्च हो रही है, अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रही है। तापमान बढ़ना बंद हो गया, और जिस तापमान पर ये काम शुरू होता है अब बढ़ना बंद हो गया। जिस स्थिर तापमान पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट कर दिया,
वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और वो ऊष्मा जो उसको द्रव बनाने में खर्च हो रही है, ठोस से द्रव बनाने में, वो गुप्त ऊष्मा वहां भी है, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और यहाँ पर द्रव की बात करें तो क्वथन की गुप्त ऊष्मा है या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। आइए अभी हम एक बात इस चर्चा के दौरान मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट को नोट किया 99 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो ये जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो फिक्स नहीं है, कहीं 101 भी है, 101 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जहाँ की हवा का दाब ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह हवा एक जैसी नहीं है, पूरे एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह उसका प्रेशर अलग अलग है, कम बेसी है। क्यों कम बेसी है, ये चर्चा का दूसरा विषय है, दूसरे दिन बात उठाएंगे इसका। लेकिन कम बेसी है तो जहां ज्यादा वायु दाब है वहां तो अंदर वेपर उतनी ताकत जुटाने में ज्यादा समय लग जाएगा ना उसको, तो उतनी ताकत को जुटाने में ज्यादा समय लग गया तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 99 क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर भी उतनी ताकत नहीं जुटा सका। उतनी ताकत जब उसका जुटा कि जल के अंदर की सतह से बाहर हवा में निकले, तब तक टेम्परेचर 101 हो गया, 101 डिग्री सेल्सियस उस समय निकलना शुरू किया, तब उस समय तो कहेंगे ना बॉइलिंग पॉइंट 101 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वही कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो फिक्स नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज, एक जनरल 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट के रूप में मेजर किया गया, ये बात कही गई, क्योंकि जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसके अनुसार तो कॉमन है। लेकिन 99 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, जो थोड़ा अनकॉमन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। तो इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट की बात थी, और ये यही हीट लेटेंट हीट है। अभी थोड़ी यहाँ बात कर देते हैं कि भाप से ज्यादा जलन क्यों होती है। भाप से ज्यादा जलन क्यों होती है, सीधी बात उसकी देखो, 100 डिग्री सेल्सियस ही मान लेते हैं क्योंकि जनरली वही है, यानी 373 केल्विन। कल मैंने टेम्परेचर के बारे में बताया था, 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, 274 केल्विन मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से एक एक बढ़ते जाएंगे, 373 केल्विन तक पहुंचेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स 373 केल्विन, और 373 केल्विन पर उस टेम्परेचर पर, चूंकि थर्मामीटर वही टेम्परेचर शो कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का भी तापमान, भाप का भी तापमान वही है, लेकिन फर्क क्या है कि पानी में जितना हीट है उतना हीट तो भाप में भी था जब भाप पानी के अंदर था, लेकिन अब भाप जो बाहर निकलने लगा उसमें तो अब ज्यादा हीट है ना। जो कंटिन्यू रखे हैं उसे गर्म करना, चूल्हा जल रहा है, गैस उष्मा निकल रही है, और उष्मा निकल रही है, चूल्हा जल रहा है, वो उष्मा तो अब भाप के साथ ही निकल रही है ना, पानी में तो नहीं रह रही है। थर्मामीटर भले ही टेम्परेचर उतना बता रहा है,
लेकिन असलियत तो यही है कि भाप के साथ वो ऊष्मा छुप के निकल रही है, जो एक्स्ट्रा हीट है, जो लेटेंट हीट है। तो आप खुद समझ सकते हो कि पानी से ज्यादा जलेंगे कि भाप से ज्यादा जलेंगे। अब ये खुद समझ सकते हैं, मैं समझाने की आवश्यकता नहीं है कि पानी से ज्यादा जलेंगे कि भाप से। भाप से ज्यादा जलेंगे क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा है। पानी के कंपैरिजन में भाप में ज्यादा हीट है गुप्त ऊष्मा के रूप में, इसलिए जलाने के लिए भाप ज्यादा जलाता है, पानी नहीं। तो ये 273 केल्विन ताप पर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। जब वाटर हो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जल की जो है वो लगभग 2260 किलो जूल मेजर किया गया, उसका रीडिंग जो, चूंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसको कहते हैं उतनी सारी ऊष्मा जो 1 किलोग्राम जल को, यूनिट मास ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम जल को पूरी तरह से भाप में बदल देने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई उतनी ऊष्मा सारी भाप के साथ छुप के निकल कर चली गई और पूर्णतया वो 1 किलोग्राम पानी भाप बन गया। उतनी ऊष्मा पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, रीड किया गया 2260 किलो जूल। तो वो भाप के साथ जो एक्स्ट्रा ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट जो होता है पानी के कंपैरिजन में ज्यादा, उसके कारण जलते हैं भाप से ज्यादा। अब इसी बात को अपने तरीके से लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, क्या बात है वो तो समझना है। बाकी साइंटिफिक वर्ड यूज करते हुए थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सुटेबल, थोड़ा फैक्ट अपने लैंग्वेज में लिखने का अभ्यास करना है, अपना स्किल डेवलप करना है उससे, तब आप सीखेंगे, तब आपका स्किल डेवलप होगा। और फिर यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर क्लियरली बात करेंगे। हर समस्या का समाधान है, उसका भी समाधान होगा। समस्या बड़ी नहीं होती कोई, उसका समाधान नहीं होने पर बड़ी हो जाती है। समाधान नहीं होने पर नहीं, बल्कि समाधान नहीं करने पर। तो उसको देख लेंगे। बाकी अपना लैंग्वेज, कोई हिंदी में लिखो, कोई संस्कृत में लिखो, कोई उर्दू में लिखो, कोई बांग्ला में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, लैंग्वेज अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेकिन लिखना क्या है वो तो फैक्ट, वो कॉन्सेप्ट अलग बात है, जो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू समझा जा सकता है और उस लैंग्वेज के थ्रू अच्छा से समझा जा सकता है जिस लैंग्वेज को अपने चलन में, अपने व्यवहार में ज्यादा लाते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे, आपको एक्सप्रेस करना है, फिर हम उसको चेक करेंगे। चलिए आगे की बात हम फिर करते हैं। बाकी बात अब आज के लिए तो धरी की धरी रह जा रही है, समय भी ज्यादा हो रहा है। इससे रिलेटेड वर्क हम आपको देंगे
वैसे आप खुद क्वेश्चन कंटेंट कर सकते हैं और करके बना के दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग कल फिर आराम से बात करेंगे, और कल तो और अच्छी अच्छी बात है और इंटरेस्टेड बात है कल के टॉपिक में। तो आइए आज इतने ही, मेरी तरफ से सबको धन्यवाद।